स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चैलेंज सीरीज़ 15 में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ प्रश्नों के ऊपर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिएगा दोस्तों, और चेक कीजिएगा कि 15 सवालों की ये टेस्ट सीरीज़ है, आप उसमें से कितने नंबर आपके सही होता है, स्कोर कितना होता है। और आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करने का सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वो देने की कोशिश है दोस्तों। और इस चैनल पे आपको राजनीति विज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के नोट्स भी उपलब्ध हो जाते हैं। और दोस्तों, कई जो साथी है वो ये कहते हैं कि सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी वीडियो में मैं लिंक अवेलेबल करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखें दोस्तों, पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला सवाल है दोस्तों कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर जरूर बनना चाहूँगा, यह कथन किसका है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड डफरिन। कोई एक वायसराय और गवर्नर जनरल थे दोस्तों, जिन्होंने ये कहा है कि मैं वायसराय का जो पद है इसको संभालने के बाद मैं कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। तो ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। तो बात यह है कि इनमें से किसने ये कहा है। आप आंसर करें दोस्तों, और अपने जो सवालों के जवाब हैं उसको आप कहीं लिखें साइड में, और जैसे ही मैं बताऊं आंसर आप उसको सही और गलत करते जाएं और चेक करें कि आपका सही है या फिर गलत है। और लास्ट में आप स्कोर को जो है काउंट कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में जाके बता भी सकते हो कि कितने सवाल आपके सही हैं। मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा, ये कहा था दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहा था? जी हाँ दोस्तों, वही जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था। और ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी दोस्तों। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। दोस्तों, मैंने सवाल वो उठाए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं इस मायने से, तो आप थोड़ा गंभीरता से लें इन प्रश्नों को। अगला है दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हैं वो ब्रिटेन में हुए थे सन 1930, 1931, 1932। ये इसलिए हुए थे दोस्तों कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो मिली थी उस पर चर्चा करने के लिए, और भारतीयों को और कौन सी रियायतें दी जा सकती हैं। जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन निरंतर चल रहे थे, लोगों की मांग चल रही थी, कुछ अधिकारों की मांग थी, तो उन पर चर्चा करना और भारत के लिए रियायतें देना था। तो इसलिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे। महात्मा गांधी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था, दूसरे में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? ए माउंट बैटन, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड वेवेल, डी चर्चिल। इनमें से किसी एक ने महात्मा गांधी को जो है दोस्तों एक उपाधि दी थी, वन मैन बाउंड्री फोर्स। उनका नाम आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत की स्वतंत्रता के समय
भारत के गवर्नर जनरल थे। क्यों कहा था दोस्तों, ये भी समझ लें हम कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत के विभाजन के समय काफ़ी जो है एक राजनीतिक अस्थिरता पनपी थी, दंगे हुए थे। तो नोहाकली में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रक्तपात हुआ था। तो महात्मा गांधी वहाँ पे दौरा किया और जो है लोगों से शांति की अपील की। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता हासिल हुई थी, हमें देश आज़ाद हुआ था, तो किसी प्रकार के समारोह में न जाकर ये लोगों के दुख दर्द को बांटने लगे। और इसका काफ़ी इफेक्ट भी लोगों के ऊपर हुआ और जहाँ जहाँ गए शांति स्थापित हुई थी। तो इसी संदर्भ में उन्होंने जो नोआखली का जो दौरा हुआ था, उस दौरान ये इन्होंने माउंट बैटन ने ये कहा था कि गांधी जी एक वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, और वायसराय। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? ए 17 अक्टूबर 1940, बी 17 अक्टूबर 1939, सी 17 अक्टूबर 1941, डी 17 अक्टूबर 1938। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 17 अक्टूबर 1940। दोस्तों ये जो सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। और फिर जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसकी अपील महात्मा गांधी ने की थी। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह हैं ये पवनार आश्रम है, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। और इसका जो रीज़न है ना दोस्तों, वो ये था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था 1939 से 1945 तक जो चला था, तो दूसरे विश्व युद्ध से भारत को अलग करना चाहते थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि भारत की भी जो है सहभागिता की घोषणा की जाएगी, भारत भी युद्ध लड़ा और इस खेमे में, ये नहीं चाहते थे। तो इसका विरोध करने के लिए ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? ए 1925, बी 1927, सी 1928, डी 1930। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 1927। दोस्तों साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1927 में। और जो इसकी नियुक्ति है या गठन है, ये किसने किया था? लॉर्ड बर्किनहेड ने किया था। लॉर्ड बर्किनहेड ने क्यों किया था, ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले इसका जो 7 सदस्य थे इसमें, और इसका जो अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। इनका जो कारण था इस कमीशन का कि सन 1919 में भारत शासन अधिनियम बना था। तो उस भारत शासन अधिनियम में ही एक प्रावधान ये भी था दोस्तों कि 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा हो और इसके ऊपर रिपोर्ट दी जाए। तो उसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए 1927 में, तो 10 वर्ष तो 1929 में हो रहे थे दोस्तों, पर सरकार ने पूर्व में ही ये निर्णय ले लिया था कि इसको गठन करें और टाइम पे रिपोर्ट लें और उस पर चर्चा करें, क्योंकि बाद में वहाँ पे चुनाव होने थे। तो सरकार अपना पक्ष बचा के रखना चाह रही थी कि उस पर कोई किसी तरह का विवाद ना हो। तो 1927 में गठन हुआ। 1928 में यहाँ आए। कुल 7 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। भारतीयों ने इसका विरोध किया था दोस्तों। और भारतीयों ने जो विरोध का कारण था वो ये था कि इसमें 7 सदस्य और सातों के सातों जो हैं वो ब्रिटिश सरकार के हैं।
अंग्रेज हैं, एक भी भारतीय नहीं है। तो कानून बना भारतीयों के लिए, लागू हुआ भारतीयों के ऊपर, और समीक्षा वो लोग करें तो वो समीक्षा कैसे कर सकते हैं? तो भारतीय बेहतर समीक्षा करेंगे। तो इसलिए इसका विरोध किया गया था। और इसी विरोध के दौरान आपने देखा होगा दोस्तों कि लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो विरोध चल रहा था, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, और कुछ दिनों बाद में लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये सब घटनाक्रम इसी से जुड़ा हुआ है, साइमन कमीशन से। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का प्रथम विभाजन कब हुआ था? आईएनसी का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, ये आपको बताना है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ है? और जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वो है 1907, सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, यहाँ पे आईएनसी का विभाजन हुआ है दोस्तों। आईएनसी की स्थापना 1885, 28 दिसंबर 1885 बम्बई में एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने की थी। एलन ऑक्टोबन ह्यूम ने। लॉर्ड डफरिन तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए 12 मार्च 1931, बी 5 मार्च 1931, सी 1 मार्च 1931, डी 22 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करें और अपना आंसर छांट के एक तरफ रखिए, ताकि आप अपने ही टेस्ट की खुद चेक करें, समीक्षा कर पाएँ कि आपके 15 में से कितने नंबर सही होते हैं, कितने अंक जो हैं आप अर्जित करते हो। इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा टाइम आपको देता हूँ मेरे आंसर बताने से पहले। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों बी, यानी 5 मार्च 1931। दोस्तों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, और लॉर्ड इरविन जो हैं तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय हुआ करते थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तब चल रहा था, तब सरकार ने इसको स्थगित करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए एक न्योता भेजा, और सरकार ने कहा कि बातचीत करते हैं। तो यही बातचीत इस रूप में हुई, और ये एक समझौता हुआ है कि ये आंदोलन समाप्त होगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की कुछ बातें मानी। जो सरकार ने ये मानी कि हम आपकी मांगों पर ध्यान देंगे, लेकिन आपको जो गोलमेज सम्मेलन जो चल रहे हैं वहाँ जाइए, अपनी बात को रखिए, और जो भी आपकी उचित मांगे हैं उन पर हम ध्यान देंगे। तो इसीलिए ये समझौता हुआ था दिल्ली में 5 मार्च 1931 को, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं दोस्तों। और इसी समझौते के बाद महात्मा गांधी जो हैं वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें अपनी जो वाजिब मांगे थी वो मानी नहीं गई, तो उन्हें फिर से विरोध शुरू किया, और यहाँ आने के बाद इसलिए उन्होंने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया, और फिर से सत्याग्रह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में उन्होंने चलाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड हॉर्डिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे।
और जब ये 1857 की क्रांति समाप्त होती है, एक नया पद बनता है गवर्नर जनरल और वायसराय। वापस इन्हें ही इस पद पे नियुक्त किया जाता है। तो ये भारत के प्रथम वायसराय भी थे, लॉर्ड कैनिंग। क्या फ़र्क है दोस्तों गवर्नर जनरल और वायसराय, ये भी हमें समझना चाहिए। और जब ब्रिटिश भारत पर एक पद नियुक्त किया गया कि जब जब ब्रिटिश भारत यानी जो क्षेत्र डायरेक्ट अंग्रेज़ों के अधीन है, जहाँ पे सीधी सीधी अंग्रेज़ों का नियंत्रण है या उनका शासन है, उस क्षेत्र पे शासन करने के लिए एक पद था, वो था गवर्नर जनरल। और उसी व्यक्ति को एक और काम दिया गया कि क्योंकि 1858 में जो अधिनियम पारित किया गया उसमें एक वादा किया गया कि हम जो हैं देसी रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो उनको जो है थोड़ा स्वायत्ता दी गई। लेकिन कोई ना कोई तो एक मीडिएटर होना चाहिए ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट और देसी रियासतों के बीच में, राजाओं के बीच में, जो दोनों को कोऑर्डिनेट करे, कॉम्बिनेशन बिठाएं। तो वो उसके लिए एक पद बनाया गया था दोस्तों, वायसराय। कौन सा पद बनाया गया? वायसराय। यानी गवर्नर जनरल का काम क्या था? सीधा सीधा ब्रिटिश भारत है उस पर शासन करना। और वायसराय के रूप में वो क्या काम करता? देसी रियासतों से कोऑर्डिनेट करता, देसी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच में मध्यस्थ के रूप में काम करना, जो भी संधि समझौते हैं वो करना, उनको पालन करवाना, ये सब काम। जैसे एक टीचर होता है दोस्तों, वो स्कूल में जाता है, तो जब मान लो वो क्लासरूम में जाके पढ़ाता है तो वो उस सब्जेक्ट या उस क्लास का जो है वो टीचर कहलाता है। और उसे ही अगर उसे संस्था प्रधान के रूप में या प्रिंसिपल के रूप में काम करने के लिए दिया जाए तो यानी एक ही आदमी दो काम करता है। जब वो ऑफिस में बैठ के काम करेगा तो प्रिंसिपल के रूप में, लेकिन जब वो क्लासरूम में जाके पढ़ाएगा तो वो एक टीचर या जो भी सब्जेक्ट टीचर वो कहलाएगा। तो ठीक इसी प्रकार एक ही व्यक्ति था, उसको दो पद दिए गए हैं, गवर्नर जनरल और वायसराय। यानी जब जब वो ब्रिटिश भारत पर शासन करेगा तो गवर्नर जनरल कहलाएगा, और जब वो देसी रियासतों के साथ संपर्क स्थापित करेगा या संधि समझौते या जिस प्रकार जो भी कोऑर्डिनेट करेगा, तो उस टाइम वो पद कहलाएगा वायसराय। तो ये वायसराय का जो पद है 1857 की क्रांति के बाद में बनाया गया है। और इस पद पर भी बैठने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो लॉर्ड कैनिंग ही था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नाक्यूलर एक्ट किस विषय से संबंधित हैं? वर्नाक्यूलर एक्ट जो हैं वो किस विषय से संबंधित हैं? तो विषय हम देख लेते हैं विकल्प में। ए प्रदर्शन, बी प्रेस, सी शिक्षा, डी न्यायपालिका। तो इनमें से कौन सा एक विषय है जिससे वर्नाक्यूलर एक्ट का संबंध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों प्रेस। पत्रकारिता से संबंधित था ये दोस्तों। ये मूलभूत 1878 की बात है। और इसमें क्या था दोस्तों कि जो भारत के जो स्वतंत्र पत्रकारिता थी उसको कहीं ना कहीं ये आवाज़ उसको दबाने के लिए ये लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों, लॉर्ड लीटन थे, लॉर्ड लीटन। और 1878 में ये एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए स्वामी विवेकानंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी राजा राम मोहन राय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1867 में जन्म है, 1915 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने ही ये कहा था दोस्तों कि भारत लौटने के बाद 1915 में जब ये लौटे थे तो कहा था कि संपूर्ण भारत का एक बार भ्रमण कीजिए, यहाँ की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति इसको समझिए और फिर आप अपने कार्य कीजिए। क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं इनके प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी सफल रहे थे और ये सब गोपाल कृष्ण गोखले को पता था और उनके राजनीतिक निर्देशन में ही वो जो हैं गांधी जी कार्य कर रहे थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? ए 1946, बी 1947,
सी 1948, डी 1949। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 1946। दोस्तों जब वहाँ पे लेबर पार्टी जीती थी 1945 में और क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में सरकार बनती है इंग्लैंड में, तो उन्होंने जो वादा किया था चुनाव के समय कि हम जल्द ही जो है भारत को स्वतंत्र कर देंगे, और इधर 1945 में यूएनओ की भी स्थापना हुई। उसके चार्टर में भी ये था कि जो नए देश हैं वो स्वतंत्र जो हो रहे हैं, उपनिवेशवाद को समाप्त करना, ये सब बातें थी। तो उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द भारत को भी स्वतंत्रता की राह आसान करने के लिए या एक तय समय में एक तरीके से सत्ता हस्तांतरण के लिए एक योजना बनाई उन्होंने, जिसे कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना। इसमें 3 लोग थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के जो यहाँ पे आए, और इन्होंने जो है एक तो जब तक अंतिम सरकार नहीं बने तब तक एक तो अंतरिम सरकार बनाई, और ये भी प्रावधान था कि यहाँ एक संविधान सभा बनेगी, तो संविधान सभा की सदस्यों की संख्या, उनका चुनाव कैसे होगा, ये सब कुछ इस कैबिनेट मिशन योजना में था दोस्तों। तो ये मार्च 1946 में यहाँ पे आए थे इंडिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए दिल्ली, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी कोलकाता। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। दोस्तों 1 जनवरी 1923 को सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इलाहाबाद में। और क्यों की थी दोस्तों कांग्रेस से अलग होके, ये भी मैं आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन जो चल रहा था 1920 में शुरू हुआ, 1922 तक चला। गोरखपुर के पास जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसके पश्चात आंदोलन वापस ले लिया गया और ये निर्णय लिया गया कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस तरीके से जो रणनीति थी कांग्रेस की, उससे ये थोड़े से असहमत थे। असहमत होने के कारण फिर उन्होंने कहा कि हम विधानसभा का बहिष्कार करने से बेहतर है कि हम चुनाव लड़ें, विधानसभा के भीतर पहुँचें और वहाँ अपनी आवाज़ उठाएं। तो ये सब करने के लिए उन्होंने एक अलग राजनीतिक दल बनाया जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया गया था। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल एक समाचार पत्र का नाम है दोस्तों, उस समय राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो प्रश्न ये कि किसने शुरू किया? ए महात्मा गांधी, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी सर सैयद अहमद खान, डी खान अब्दुल गफार खान। तो इनमें से किसने अल हिलाल समाचार पत्र निकाला था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए एक इन्होंने ये समाचार पत्र निकाला था, और ये धार्मिक सौहार्द के प्रबल पक्षधर थे और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने बाद में। तो इन्होंने जो है अल हिलाल एक समाचार पत्र निकाला था, और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों, तो थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएं ऐसे सवालों से आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ए शरत चंद्र, बी बंकिम चंद्र, सी गुरुदत्त, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है।
अगला प्रश्न, इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास लिखा था दोस्तों। और इसी आनंद मठ में जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो मिलता है, आनंद मठ से ही लिया गया है दोस्तों। अगला और अंतिम प्रश्न है इस चैलेंज सीरीज का। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था जब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? ए 1928, बी 1927, सी 1929, डी 1930। पूर्ण स्वराज्य का जब प्रस्ताव पारित हुआ था तो वो अधिवेशन लाहौर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। प्रश्न ये है कि वो किस वर्ष आयोजित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 1929। दोस्तों 1929 में ये अधिवेशन हुआ था। आईएनसी का वार्षिक अधिवेशन था, हर साल दिसंबर में होते थे और जो इसकी अध्यक्षता थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो प्रश्न ये है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ तो इससे पहले कांग्रेस और ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे वो किसकी डिमांड कर रहे थे? ध्यान रखना दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्रता या आज़ादी की मांग नहीं की जा रही थी, सिर्फ डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करना था कि आंतरिक स्वतंत्रता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दें, बाहरी तौर पे जो है हम ब्रिटिश हुकूमत की जो ये कह सकते हैं कि नाम रखने के लिए तैयार हैं, उनका अधीनस्थ या उनका आधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 1929 में ये चीज़ चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार ये पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन पारित हुआ था और फिर एक प्रतीकात्मक रूप से हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, और वो था 26 जनवरी को। तो दिसंबर 1929 में ये अधिवेशन हुआ, फिर 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में जो है वो एक पराधीन भारत में एक प्रतीकात्मक रूप में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। और फिर हर साल 26 जनवरी को जो है वो प्रतीकात्मक समारोह आयोजित होते थे। अब समस्या ये हो गई कि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया है। तो जब कोई दिन हम इतने सालों तक स्पेशल मान रहे हैं और पराधीन भारत में लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था, एक जोश भरता था, उस दिन को स्पेशल कैसे बनाएं? इसीलिए 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान सभा ने तय किया कि संविधान को कब लागू करेंगे? 26 जनवरी के दिन। इसीलिए हमारा देश का जो संविधान है दोस्तों वो 26 जनवरी के दिन लागू किया गया है, क्योंकि इसका जो है एक ऐतिहासिक महत्व है इस तारीख का, 26 जनवरी का। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।